बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 ओसिलेशंस। चैप्टर नंबर 7 ओसिलेशन में हम सबसे पहले इसमें कुछ हमारे पास छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब इसको देखते हैं हमारे पास ये ओसिलेटरी मोशन क्या होती है। वो कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड ओसिलेटरी आर वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास ओसिलेटरी मोशन एक इस तरह की मोशन होती है जिसमें हमारे पास जो बॉडी होती है वो अपने मीन जो पोजीशन होती है उसके अबाउट क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं पीरियोडिक मोशन। द ओसिलेटरी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। हमारे पास जो ओसिलेटरी मोशन होती है वो अगर रिपीट करे अपने आप को इक्वल इंटरवल्स में, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक दफ़ा ओसिलेटरी मोशन हुई वो 1 सेकेंड में हुई, और फिर हमारे पास ओसिलेटरी मोशन हुई और वो भी 1 सेकेंड में हुई। ठीक है, एक इक्वल इंटरवल आ रहा है और वो बार बार ख़ुद को रिपीट भी कर रही है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। सही है। नेक्स्ट अब हम इनकी एग्जांपल को समझ लेते हैं जिससे हमें ना मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगी ओसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जांपल्स हैं। ये देखें, जो पहली एग्जांपल है जिसमें आपको एक स्प्रिंग नज़र आ रहा है और इस स्प्रिंग के साथ ना एक हमारे पास ऑब्जेक्ट अटैच है। तो अब हम इस जो स्प्रिंग है इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारे पास है ये नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाता है। से ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द क्या कर रहा है, ये देखिए ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, उससे आगे और पीछे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस तरीके से ना। तो ये वाली जो टू एंड फ्रो मोशन होती है इस मोशन को बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ओसिलेटरी मोशन, और इसी को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। अब फिर हमने बात की थी वो हमारे पास क्या थी, ये जो हमारे पास पीरियोडिक मोशन है उसकी बात की थी। हमने कहा था जो हमारे पास ओसिलेटरी मोशन है, ठीक है, वो अगर रिपीट करे अपने आप को इक्वल इंटरवल्स में। अब इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, हमारे पास ये क्या है, हम एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं इसकी मीन पोजीशन है। तो अब ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, या इस तरफ आता है या उस तरफ चले जाता है। सही है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक दफ़ा तो रोटेट नहीं हो रहा, आप लोग देख रहे हैं ये बार बार क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। सो ये रिपीट कर रहा है, यानी कि अपनी मोशन को से ये रिपीट कर रहा है और इक्वल इंटरवल्स में। मिसाल के तौर पर एक बार भी ये जो पूरा इस तरफ आता है इस तरफ जाता है वो 1 सेकेंड में होता है, और दूसरी बार भी जब ये ओसिलेटरी मोशन कर रहा है और दूसरी बार भी ये क्या करता है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है और फिर अपनी मीन पोजीशन पे जाके और फिर जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है और फिर मीन पोजीशन पे आता है, ये भी 1 सेकेंड में मुकम्मल करता है, यानी कि इक्वल इंटरवल लगा रहा है। तो तब हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन है। ये तो थी हमारे पास स्प्रिंग की मिसाल। अब हम पेंडुलम को देख लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है, ये वाली कंसीडर कर लेते हैं, ये इसकी मेन पोजीशन है। सही है। जब अब इसको हम घुमाते हैं तो क्या होता है, ये देखें, ये मेन पोजीशन से इस तरफ भी जा रहा है इस तरफ भी जा रहा है, और ये बार बार अपनी उसको ना जो मोशन है उसको रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये वाली जो मोशन होती है इसको रिपीट कर रहा है और इक्वल इंटरवल में अगर उसको लग रहे हैं, अगर हम सपोज कर लेते हैं इसमें यहाँ तक आने से और यहाँ तक आने से 1 सेकेंड लगता है, तो बराबर अब यहाँ से जहाँ तक आया 1 सेकेंड लगा, और फिर दूसरी बार आया फिर भी 1 सेकेंड लगा, तीसरी बार आया फिर भी 1 सेकेंड लगा, चौथी बार आया फिर भी 1 सेकेंड लगा। सही है। अब ये अपनी मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपनी ऑसिलेटरी मोशन को, और इक्वल इंटरवल्स हैं, तो अब हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन है। सही है। ये जो आपको पेंडुलम और स्प्रिंग मोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास ओसिलेटरी मोशन है। सी ओसिलेटरी मोशन तब हमारे पास पीरियोडिक मोशन में कन्वर्ट हो जाती है जब हमारे पास जो ओसिलेटरी मोशन है वो क्या हो, रिपीट करे अपने आप को और इक्वल इंटरवल्स में रिपीट करे। सही है। तो तब वो कहलाती है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट हम चलते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है रिस्टोरिंग फोर्स। सही है, पहले हमने बात की थी ऑसिलेटरी मोशन की, पीरियाडिक मोशन की और उसकी एग्जांपल्स को समझा था। अब हम बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, देखते हैं ये क्या होती है। वो कहते हैं द फोर्स विच ब्रिंग्स द सिस्टम बैक टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। सही है, मैथमेटिकली तौर पर इसको इस तरीके से लिखते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, उस पर क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं एक फ़ोर्स। सही है, जो हम उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो अब अपनी जगह से तो हट जाता है, अपनी जो उसकी मेन पोजीशन होती है। सही है, और वो जब वापस आए अपनी मेन पोजीशन पे, कोई ऐसी फोर्स उसको वापस खींच लाए, सही है, अपनी जो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, तो वो जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं, ये हमारे पास इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है। सही है, ये जो फोर्स होती है इक्वल होती है, यानी कि जितनी फोर्स हमने लगाई थी उस जिस्म को वो हटाने के लिए अपनी जगह से, तो हमें उतनी ही फोर्स देनी पड़ेगी उसको बैक लाने के लिए। सही है, लेकिन वो अपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सही है, यहाँ पे जो माइनस है ये ज़हर कर रहा है, जो हमारे पास वो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास अपोजिट है। सही है, यहाँ पर जो के है ये कांस्टेंट है। सही है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या था, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच्ड है। सही है, इसकी ये जो ब्लैक है ये हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, यहाँ ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हम क्या करते हैं, इस पर ना इसको आगे की तरफ ऐसे खींचते हैं। ठीक है, तो हम इस पे क्या कर रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे हटा के इस तरफ लेके आ रही है। लेकिन अब इसके अपने पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, जो क्या करती है, इसको इस यहाँ से हटाकर वापस खींच लाती है। सही है, इस तरफ ले आती है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले आती है। ये देखें, आपको इधर नज़र भी आ रहा होगा। पहले तो हम इस तरह से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये देखें रेड। सही है, और फिर ये इस तरफ इसका रुख हो जाता है, यानी कि अब ये जो है ना रिस्टोरिंग फोर्स है, ये वाली जो है ना ये रिस्टोरिंग फोर्स है। सही है, ये क्या करती है, जो बॉडी है, जो स्प्रिंग है, उसको क्या करती है, उसके साथ जो ऑब्जेक्ट अटैच है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आती है। उम्मीद है आप लोगों को रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स उसको अपनी वापस जगह पे ले आती है। ये देखें, ये हमारे पास पेंडुलम ऐसे ना मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये सपोज कर लेते हैं उसकी मेन पोजीशन है। ये देखें, ये इधर किया और ये फिर वापस आया। ये जो इस तरफ इसको खींच के लाती है, ये वाली जो हमारे पास होती है ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये देखिए, अब इस एरो का रुख इस तरफ हो जाएगा, यानी कि वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा। सही है, जो कि उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने वाली फोर्स है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट फॉर ओसिलेशन। अब हमने बात की थी पहले ओसिलेटरी मोशन की, तो अब उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है ओसिलेटिंग सिस्टम हैज़ रिस्टोरिंग फोर्स। पीछे हमने बात की है ना कि हमारे पास जो बॉडी होती है जो टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है, वो क्या करती है, वो वापस अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उस पर वापस आ जाती है। सही है, किसकी वजह से आती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आती है। जो ओसिलेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, और सेकंड फिर उसके पास इनर्शिया भी होना चाहिए। सही है, ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हुक्स लॉ। सही है, अब ये इसमें हुक्स लॉ को देखते हैं कि वो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमारे पास हुक्स लॉ है ये कहता है जब हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हों तो वो हमारे पास जो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किस चीज़ के भला, डिस्प्लेसमेंट के। सही है, मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और के सही है ऑफ एफ क्या है, एफ हमारे पास फोर्स है। फिर हम क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे जो के है ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। सही है,
इसको नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग के साथ कोई जो ऑब्जेक्ट वगैरह अटैच नहीं है, से ये अपनी पोजीशन पे वैसे का वैसा है, मेन पोजीशन पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक ना ऑब्जेक्ट अटैच कर देते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास बाल है, इसके साथ अटैच कर दिया हमने। अब क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है ना, इस पर अब हमने फोर्स अप्लाई कर दी ना, ये जो है नीचे की तरफ आएगा, एक्सटेंशन होगी इसके अंदर, सही है। यानी कि वो अपनी जो मेन पोजीशन था, पहले तो यहाँ पे था, उससे क्या हुआ, उसने फासला तय कर लिया, जिसको हमने नाम दिया एक्स का। ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि वो अपनी मेन पोजीशन से हट के आगे की तरफ आया है, सही है। उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जिसको हमने नाम दिया एक्स का। ये किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से हुआ। हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है ना कि फोर्स जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के। जितनी हम ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या फोर्स जो है ना वो बढ़ा देते हैं। पहले तो हमने जो फोर्स दी वो एफ़ थी, अब क्या करते हैं, हम 2F देते हैं, सी है। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 जो बॉल्स हैं वो अटैच कर दी। अब वो हमने फोर्स बढ़ा दी, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा। पहले तो यहाँ पे था, ये हमारे पास क्या है, उसकी मेन पोजीशन है। लेकिन पहले जब हमने फोर्स अप्लाई की, तो तब हमारे पास F1 अप्लाई की, तो तब हमारे पास जो डिस्टेंस था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक x था, सही है। लेकिन जब हमने 2F कर दिया, यानी कि फोर्स बढ़ा दी, तो तब हमारे पास डिस्टेंस भी बढ़ गया, जो कि अब क्या बन गया, हमारे पास 2x, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे जो हुक्स लॉ है वो साबित हो गया है कि जो वो बात कर रहा था कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। सो यहाँ पे साबित हो गया जब फोर्स नहीं थी तो वो अपनी जो पोजीशन थी उस पे था। लेकिन जब हमने फोर्स अप्लाई की, से एफ अप्लाई की, तो तब हमारे पास उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, जिसको हमने एक्स का नाम दिया, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने। लेकिन तब हमने क्या किया, फिर हमने फोर्स बढ़ा दी। फोर्स जब हमने बढ़ाई तो क्या हुआ, हमारे पास वो जो डिस्टेंस था वो भी बढ़ गया, यानी कि बाद में वो हमारे पास 2x आ गया, सही है। ये हमारे पास था हुक्स लॉ, जो कि हमारे पास कहता था जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स देंगे उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की। वो कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, यानी कि हमारे पास एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं और जितनी वो एक्सटेंशन होगी पर यूनिट के हिसाब से उसको कहेंगे वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट के जो हमारे पास ऐसे यूनिट हैं वो न्यूटन मीटर इनवर्स है, सही है। एंड डायमेंशन इज़ मीटर एम, सही है, कैपिटल है हमारे पास, जो कि ज़ाहिर कर रहा है ये हमारे पास क्या है, मैस, सही है। मैस के लिए हम एम इस्तेमाल करते होते हैं ना जब डायमेंशन इस्तेमाल करें। और फिर है हमारे पास टी पर सेकंड स्क्वायर, सही है। ये अब हम डायग्राम इसकी देख लेते हैं। ये देखिए पहले हमारे पास स्प्रिंग था, सही है, इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ वेट रख दिया। पहले हमारे पास कुछ वेट वगैरह नहीं था, आपको नज़र आ रहा होगा। फिर हमने क्या किया, वेट रख दिया, यानी कि फोर्स अप्लाई की। तो हमारे पास क्या, उसमें कुछ एक्सटेंशन हुई, से, और वो जो एक्सटेंशन पर यूनिट के हिसाब से आई, तो उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये देखिए यहाँ आपको नज़र आ रही होगी एक्सटेंशन, यहाँ पे था पहले, सही है, जब हमारे पास कोई फोर्स वगैरह नहीं थी, ये उसकी मेन पोजीशन थी, सही है। लेकिन अब हमने जब फोर्स अप्लाई की, 2 वेट्स उसमें रख दिए, तो तब क्या, उसमें कुछ एक्सटेंशन क्रिएट हुई। वो यहाँ से आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही, और उसने कुछ जहाँ तक जो एक्सटेंशन की है, सही है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट, सही है। ये था बेसिकली हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का कंसेप्ट, यानी कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जितनी उसमें पर यूनिट के हिसाब से एक्सटेंशन होती है उसको बोलते हैं वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही है। वो कहते हैं द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। वो यहाँ पे कहते हैं जो हमारे पास एक्सलरेशन है वो किसी भी इंस्टेंट में लिया जाए, सही है, मीन पोजीशन की किसी भी इंस्टेंट में जब हम लेते हैं
तो हमारे पास वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट में के। सी फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, और वो जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड होता है मीन पोजीशन के। इस कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास SHM। यानी कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो कहते हैं जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा सी किसी भी बॉडी का, तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। सही है। वो जब हम एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट में लें, सही है, मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट में जब लेंगे तो तब हमारे पास क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा हमारे पास एक्सेलरेशन होगी, और जितना कम होगा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट तो उतना कम हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। सही है। वो फिर कहते हैं द सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया, जो हमारे पास SHM है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें पहले है कि ये जो है इसमें इनर्शिया मस्ट होना चाहिए। द सिस्टम शुड हैव रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। द सिस्टम शुड बी फ्रैक्शनलेस, इसमें फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग। ठीक है, इसमें है वो कहते हैं कंसीडर अ मैस M अटैच्ड विद वन एंड ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ हमारे पास क्या है, एक मैस M है जिसको हमने अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ। सही है। द मैस M कैन मूव फ्रीली ऑन अ फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शो इन फिंगर। हमने क्या क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसको फ्रीली मूव करवाते हैं जिस पे कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं है, वो फ्रैक्शन लेस है। सही है। इसको हम देख लेते हैं डायग्राम में। ये देखें, यहाँ पे आपको जो ए है उसमें नज़र आ रहा होगा हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, और उसके साथ हमने क्या किया हुआ है, एक मैस M अटैच किया हुआ है। सही है। और ये जो हमारे पास सरफेस है इसमें कोई फ्रैक्शन वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये फ्रैक्शन लेस है। सही है। इस पर हम फ्रीली मूव करवा रहे हैं जो मैस M है उसको। सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो फिर कहते हैं व्हेन मैस इज M इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x फ्रॉम मीन पोजीशन बाय अ फोर्स F देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मैस M है, ठीक है, इसको पे क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। सही है। यहाँ पे जो मैस M है इस पे क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको आगे की तरफ खींचेंगे, तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। सी और कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ये जो थी ये इसकी मेन पोजीशन है, और जो वो डिस्टेंस कवर करेगा उसको क्या नाम देंगे, x का। सही है। पहले तो हमारे पास यहाँ पे था, लेकिन अब हमने एक फोर्स अप्लाई की है। सही है। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की, वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो मैस M था, वो डिस्प्लेस्ड हुआ। सही है। वो जब डिस्प्लेस्ड हुआ तो उसने क्या किया, उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको हमने नाम दिया x का। सही है। फिर देखते हैं, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू KX। यहाँ पे अब हुक्स लॉ अगर अप्लाई करें जो कि है हमारे पास F इज इक्वल टू KX ड्यू टू इलास्टिसिटी स्प्रिंग अपोज द अप्लाइड फोर्स। अब ये जो हमारे पास स्प्रिंग है इसमें तो इलास्टिसिटी है। सही है। ये इसके पास ये सलाहियत है कि वह वापस ना अपनी जगह पे आ सके। सही है। तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। जो अब हमने फोर्स अप्लाई की F, सही है, अब हमने फोर्स अप्लाई की F, इसको जो ऑब्जेक्ट था इसको यहाँ पे ले आए मैस M को। अब हमारे पे ये जो स्प्रिंग है, सही है, इसके पास इलास्टिसिटी है, ये क्या करेगा, इस फोर्स को अपोज करेगा। सही है। ये जो हमने फोर्स अप्लाई की थी उस फोर्स को अपोज करेगा, एंड दिस अपोजिंग फोर्स इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। अब जब वो फोर्स जो अपोजिंग फोर्स होगी उसकी, अब वो क्या कहलाएगी, वो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स कहलाएगी। सही है। ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जब रिस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग की, वो इसको अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ ले आएगी, और मीन पोजीशन से होते हुए फिर वो मज़ीद एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। ये जो होती है इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। और जहाँ जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो जिस पोजीशन पे हो जाता है उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। और फिर जब
उसको जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो वापस खींचती है, तो वो क्या होता है, मीन पोजीशन से होते हुआ फिर मज़ीद एक और पोजीशन की तरफ जाता है, उसको भी हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ये वाली भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन होती है और ये वाली भी, लेकिन जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद था जब हमने फोर्स अप्लाई ही नहीं की थी, तो वो हमारे पास क्या होती है, मीन पोजीशन उसकी होती है। सही है। अब हमारे पास जब हमने फोर्स अप्लाई की, सही है, जो MSM था वो यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई की, जो हमारे पास वो स्प्रिंग था, और रिस्टोरिंग फोर्स के नतीजे में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था जो MSM था वो मीन पोजीशन की तरफ आया, और मीन पोजीशन से होते हुए वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आया। सही है। अब हमारे पास से जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ गया। सही है, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको वापस खींच लिया मीन की तरफ, और फिर वो वहाँ से होता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, वो कहते हैं द फोर्स विच ब्रिंग द बॉडी बैक टू वर्ड इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जब उसको उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, अपनी जगह से हट जाता है। सही है, लेकिन उसके पास एक फोर्स होती है जो उसको अपनी जगह पे वापस ले आती है। सही है, उसकी जो ये सलाहियत होती है अपनी जगह पे वापस लाने की, उसको कहते हैं, वो है हमारे पास इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि वो जो फोर्स उसको खींच के वापस ले आती है उसके असल मकाम पर, तो वो उसकी क्या कहलाती है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। इसको इस पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास मैच था M यहाँ पे, तो अब हमने क्या किया, इस पे ना अब फोर्स अप्लाई की, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इस तरफ मीन पोजीशन से हट के, ये इसकी मीन पोजीशन है, और यहाँ पे आ गया, तो ये जो पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इस वाली पोजीशन पे आ गया। अब ये जो हमारे पास मैच M है, ये क्या होगा, ये वापस चला जाएगा ना। सही है, और मेन पोजीशन की तरफ खींचा चला जाएगा। वो जो फोर्स उसको खींच रही है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। सही है, ये मीन से होता फिर एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। सही है, ये जो उसको फोर्स अपनी तरफ खींचेगी उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं। वो फिर कहते हैं द नेगेटिव साइन शोज दैट F इज़ डायरेक्टेड अपोजिट टू X। जो हमारे पास F है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे मैंने इसका निशान है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है हमारे पास इक्वेशन, F इज़ इक्वल टू -KX। ये जो माइनस है यहाँ पे, ये क्या शो कर रहा है, जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है वो एक्स के अपोजिट है। अब हम इसको समझ लेते हैं किस तरीके से हमारे पास अपोजिट है, वही पिक्चर हम देख लेते हैं। सही है, ये देखें, जहाँ पे अब हमारा ऑब्जेक्ट था मेन पोजीशन पे, हमने फोर्स अप्लाई की, यहाँ पे आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको वापस इस तरफ खींचा। अब एक्स तो है ये वाला, और लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उसको इस तरफ खींच रही है, तो ये उसकी अपोजिट है ना। सही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के या एक्स के अपोजिट होती है। वो कहते हैं व्हेन द मास इज रिलीज्ड इट बिगिंस टू ऑसिलेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शो इन फिंगर। वो फिर कह रहे हैं जब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको रिलीज़ करते हैं, सही है, यहाँ पे ले या यहाँ से जब छोड़ते हैं, तो ये जो है इसकी मेन पोजीशन भी है और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाता है। सही है, फिर वो कहते हैं इट बिगिनस टू ओसिलेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शो इन फिगर। वो क्या करेगा, ओसिलेट करता रहेगा अपनी जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसकी तरफ। ये इसको इसे यहाँ समझ लेते हैं कि ओसिलेट किस तरीके से करता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। ये देखें, हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे था, सही है, हमने फोर्स अप्लाई की, ये यहाँ पे आ गया, सही है, इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, और फिर वापस ये जाएगा, इसको जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है खींचेगी, वो मीन की तरफ आएगा, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, उससे होता हुआ फिर एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, फिर मीन की तरफ आएगा और फिर एक्सट्रीम की तरफ, सही, और फिर मीन की तरफ और फिर एक्सट्रीम की तरफ। इस तरह से ये क्या करता रहेगा, ओसिलेट करता रहेगा अपनी जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके अबाउट। नेक्स्ट चलते हैं। वो फिर कहते हैं सच टाइप ऑफ ओसिलेशंस आर ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया। ये जो इस तरह की हमारे पास है ओसिलेशन फोर्स है, ये किस वजह से होती है, इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है। जो वो होती है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वो उसको वापस अपनी तरफ खींच लेती होती है। दिस टाइप ऑफ ओसिलेटरी मोशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसी टाइप की जो मोशन होती है इसी ही को बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एक्सलरेशन
अब हम क्या करते हैं, एक्सक्लेरेशन जो होता है उसकी एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास F इज़ इक्वल टू ma, सही है। और नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड ये 2 वी गेट। अब हमारे पास ये जो f है इक्वेशन 1 का नाम दिया इसे f इज़ इक्वल टू के एक्स, और ये जो है इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2 का। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में कंपेयर करेंगे। से दोनों हमारे पास फोर्स है, इस तरफ भी फोर्स और इस तरफ भी फोर्स। एक की वैल्यू हमारे पास है ma और दूसरी की हमारे पास है माइनस के एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास ये जो m है इसको इस तरफ ले जाते हैं, सही है। m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो किस तरह से बच जाएगी, वो कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगी, a इज़ इक्वल टू, सही है, माइनस के एम ओ एक्स, सही है। ये जो हमारे पास k है और m है इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, ये जो हमने ये वाली वैल्यू लिखी है ना इधर, एक्सक्लेरेशन इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स, सही है। ये जो k और m है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट किस तरीके से है इसको हम समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए ना हमें पिक्चर को देखना होगा, जो प्रीवियस लेक्चर पिक्चर थी हमारे पास, ये देखें। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैथ है, ठीक है, और यहाँ भी। अब ये जो मैथ है ये कांस्टेंट है, ये तो नहीं हो रहा। पहले अगर 10 kg था तो तब बाद में हमारे पास 7 बच जाएगा और फिर 5 नहीं, हमारे पास जो मैथ है वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सही है। और जो हमारे पास के है वो भी कांस्टेंट है, जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, सही है, वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो देख लिया हमने, ये हमारे पास मैथ कांस्टेंट होता है, और ये जो के है ये भी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं ना, एक्सक्लेरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स, सही है। अब हम जो कांस्टेंट है, सही है, वो तो कांस्टेंट है, तो ये क्या साबित कर रहा है, ये साबित हो रहा है जो एक्सलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, एक्स के, सही। और ये जो मैंने से ये शो करवा रहा है, जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट होती है किसके, एक्स के। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। पहली जो हमारे पास टर्म है वो है वेव फॉर्म ऑफ SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो कहते हैं द कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेव फॉर्म ऑफ SHM। इसको ना हम पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग के साथ हमारे पास क्या अटैच है, एक मैस है, और जो हमारे पास इसके साथ ना एक पेंसिल भी अटैच है, सही है। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्प्रिंग है ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, ऊपर आता है, नीचे जाता है, मेन की तरफ जाता है, एक्सट्रीम की तरफ जाता है, फिर एक्सट्रीम की तरफ जाता है, इस तरीके से ना, सही है। अब ये मूव कर रहा है, इसके नीचे ना हमने पेज रखा हुआ है, ये जो हमारे पास है ना ये पेज है। अब हम क्या करते हैं, इस पेज को ना खींचते हैं, सही है। अब जब हम पेज को खींचते हैं तो जो वो पेंसिल है, उस पेंसिल से ना ऐसे वेव बन रही है यहाँ पे, यानी कि ये क्या शो करवा रही है, मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन फिर एक्सट्रीम फिर मीन फिर एक्सट्रीम फिर मीन फिर एक्सट्रीम फिर मीन, सही है। इस तरीके से ये हमें शो करवा रही है। अब ये जो वेव हमारे पास बनेगी इस तरह की कर्व, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, वेव फॉर्म ऑफ SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट हम इसको समझ लेते हैं। वो फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं कंसीडर अ मैस स्प्रिंग सिस्टम विद वर्टिकल अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट पेन अटैच्ड विद मैस एम फॉर्म द ट्रेस ऑन द स्ट्रिप ऑफ पेपर मूविंग इट कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग सिस्टम है, उसके साथ हमने एक पेन अटैच कर रखा है, सही है। जब हम वो स्प्रिंग को मूव करवाते हैं वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, सही है। तो क्या होता है, जो हमारे पास
पेपर है उसको हम मूव करवाते हैं, सही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ राइट से लेफ़्ट की तरफ, यानी कि राइट से अब लेफ़्ट की तरफ जब हम पेज को मूव करवाएंगे तो क्या होता है, वहाँ पे एक कर्व की तरह बन जाती है। वो जो कर्व बनती है हमारे पास, सही है, उसको बोलते हैं, वो हमारे पास वेव फॉर्म है। फिर वो कहते हैं सो इट प्रोवाइड्स अ टाइम स्केल ऑन द स्ट्रिप, द साइन कर्व इज ऑब्टेन्ड विच शो द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। अब वो जो कर्व है वो क्या शो करवा रही होती है, वो ये शो करवा रही थी ना कि विद इन अ टाइम इसमें वेरिएशन आ रही है डिस्प्लेसमेंट के, सही है। इट इज़ कॉल्ड वेव फॉर्म ऑफ SHM। द पॉइंट A, C एंड E शो इट्स मेन पोजिशन एंड B एंड D रिप्रेजेंट द एक्सट्रीम पोजिशन। इसको हम समझ लेते हैं। ये देखें, अब हम इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है, यहाँ पे हमारे पास पेंसिल अटैच है। अब हम क्या करते हैं, पेपर जो है उसको मूव करवाते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ, सही है, यानी कि मूवमेंट ऑफ पेपर जो है वो इस तरफ है, सही है। ये जो हमारे पास है ये वो अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ ना मूव कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको वो करते हैं, आगे की तरफ करते हैं, सही है। तो जैसे ही हम आगे की तरफ करते हैं तो ये तो अब ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये जो है ये तो मूवमेंट शो करवा रहा है ना पेज। अब इसको अगर हम आगे कर रहे हैं और ये जो स्प्रिंग है इस टाइम नीचे है, सही है, और फिर हम उसको उस तरफ खींचते तो इस तरीके से ये यहाँ पे क्या बनती है, कर्व बनती है, सही है, ये जो आप लोगों को इधर नज़र भी आ रही होगी। और ये जो कर्व है ये कहलाती है वेव फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे वो कहते हैं जो हमारे पास पॉइंट A है, B है, सही, A है, E है, और ये जो है ये क्या है, मेन पोजीशन है, और ये जो हमारे पास B है, F है और D है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। अब इसको समझ लेते हैं ये किस तरीके से। ये देखिए, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पे है, सही है, ये जो उसकी है मेन पोजीशन है। अब क्या करते हैं, अब हम उसको एक फोर्स देते हैं वो जिसकी वजह से ना नीचे आता है, तो ये अब क्या है, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और फिर वो वापस मेन की तरफ जाएगा, ये उसकी मेन पोजीशन है, और फिर वो ऊपर जाएगा, तो ये भी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है ना, और फिर इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम फोर्स अप्लाई करते हुए इस तरफ आता है, सही है, अपने एक्सट्रीम की तरफ, एक्सट्रीम से वो फिर जाता है मेन की तरफ, और मीन से फिर जाता है एक्सट्रीम की तरफ, और उस एक्सट्रीम से फिर आता है मेन की तरफ, और मीन से आता है फिर एक्सट्रीम की तरफ, और फिर जाता है मेन की तरफ, और फिर एक्सट्रीम की तरफ, इस तरह से ये करता है ना। तो ये जो है ये इसकी एक्सट्रीम है, F भी एक्सट्रीम है, सही है, और ये D भी एक्सट्रीम है, और H भी एक्सट्रीम है। अब जो मीन है वो एक तो A है, C है, E है और J है, ये जो है ना ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, सही है। उम्मीद है आपको ना ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से, वो कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, से इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स। पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। वो कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये देखें, अब इसको ना हम इस तरीके से समझ लेते हैं पिक्चर के थ्रू, सही है। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको मूव करवाया, तो वो हमारे पास क्या आया, नीचे की तरफ, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और एक्सट्रीम से फिर जाएगा मीन की तरफ, और मीन से मज़ीद फिर जाएगा एक्सट्रीम की तरफ, सही है। अब वो जो हमारे पास किसी भी इंस्टेंट में उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि वो जब अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ आता है, ये उसका एक्स होता है, सही है। और ये किसी भी इस इंस्टेंट में देख लें, अगर इसमें देख लें, इसमें देख लें, इसमें किसी भी इंस्टेंट में देख लें हम, सही है, उसकी मेन पोजीशन के अबाउट, तो वो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, सही है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट उसका वो वाला डिस्प्लेसमेंट होता है जो वो अपनी मेन पोजीशन से किसी भी एक्सटेंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो कहलाता है उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पर वो यहाँ है, तो अब मेन पोजीशन तो वो है इसकी, और यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। वो किसी भी इंस्टेंट में, अगर ये इंस्टेंट कंसिडर कर लें तो ये वाला उसकी मेन पोजीशन के अबाउट ये उसका क्या होगा, हो जाएगा, ये उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर वो कहते हैं इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय एक्स नॉट, इसको हम एक्स नॉट से ज़ाहिर करते हैं यहाँ पे,
सही है। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट मीन पोजीशन वाइल इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट द एक्सट्रीम पोजीशन। अब इस बात को हम समझ लेते हैं पिक्चर के थ्रू। ये देखिए, ये हमारे पास पिक्चर है। अब उसका वो कहते हैं जहाँ पे आके जो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। सही सी बात है, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट तो कवर नहीं किया, वो तो अभी अपनी मेन पोजीशन पे है, तो उसका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो ज़ीरो है। लेकिन वो कहते हैं मैक्सिमम तब होगा जब वो क्या होगा, पीक जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ होगा। अब ये देख लें, ये उसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। अब ये यहाँ पे क्या होगा उसकी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो इस टाइम मैक्सिमम हो जाएगा। सी है, जो कि क्या कहलाएगा उसका ये मैक्सिमम हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे ओके ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास उसकी मीन पोजीशन है, और यहाँ से ये उसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ भी मैक्सिमम हो जाएगा उसका। लेकिन अब अगर इसको मैक्सिमम से थोड़ा पहले कर लेते हैं इसका डिस्टेंस, तो तब हमारे पास मैक्सिमम तो नहीं होता, यहाँ तब तो यहाँ से यहाँ तक है। सही है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें उसका डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी मेन पोजीशन और यहाँ से यहाँ तक, तो तब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास तब मैक्सिमम होगा। सही है। यानी कि जो उसकी मेन पोजीशन होगी तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना इंस्टेंटेनियस, वो सिफर होगा, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट अभी कवर ही नहीं किया। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किस तरह से आ सकता है। लेकिन जब वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो तब क्या होगा, हमारे पास जो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। वो कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब इसको हम पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और ये जो उसका ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये अपनी मेन पोजीशन पे है, सही है। अब वो मूव जब करता है, वो जब कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, सही है। अब यहाँ पे आके ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, सही है, और ये उसकी ये उसकी क्या है, मेन पोजीशन है, और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब मेन पोजीशन से वो आया एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो यहाँ पे आके उसने क्या किया, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, सही है। तो ये उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी कि ये जो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम है, ये इसका क्या होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, सही है। और इस तरह से ये उसकी मेन पोजीशन है, लेकिन ये इस एक्सट्रीम की तरफ गया, तो ये उसका क्या कहलाएगा, ये उसका एक्सट्रीम वो कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, सही है। और इस तरीके से ये इसकी मेन पोजीशन है, और यहाँ से फिर एक्सट्रीम पे आएगा, तो मीन से लेकर और जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाता है ना, तो इसलिए ये उसका क्या है, कहलाएगा एम्पलीट्यूड। यानी कि ये वाला उसका क्या है, एम्पलीट्यूड। इस तरीके से सी उसकी मेन पोजीशन है और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मीन से लेकर जो उसका डिस्प्लेसमेंट है एक्सट्रीम तक, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड। सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। वो फिर बात करता है इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स नॉट, सही है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन फिगर द एम्पलीट्यूड इज़ द मेजर ऑफ लाइन बी आर डी और स्मॉल डी। यहाँ एम्पलीट्यूड को उन्होंने कहा, हमारे पास जो कैपिटल बी और स्मॉल बी की लाइन है, और जो कैपिटल डी और स्मॉल डी उसकी लाइन से मेजर कर सकते हैं। ये देख लेते हैं पिक्चर में हम, ये देखें। अब हमारे पास जो कैपिटल डी है वो क्या है, ये वाला है, और स्मॉल डी जी है, ये है। तो ये क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है हमारे पास उसका वो है बी पॉइंट है, कैपिटल बी, और ये क्या है उसका, उसकी मेन पोजीशन है ना, ये उसका एक्सट्रीम और ये उसकी मेन पोजीशन, तो इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और यही उसका एम्पलीट्यूड भी है। और ये जो बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी की लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है उसके एम्पलीट्यूड की, यानी कि जो उसका एम्पलीट्यूड है वो इतना है, सही है। और यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। इधर देखिए उन्होंने शो करवा दिया है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी, मेन पोजीशन की, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। लेकिन हो वो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो जो उसकी मेन पोजीशन है उसकी इस साइड पे है या इस साइड पे है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है हमारे जो एम्पलीट्यूड है उस पर। नेक्स्ट हम देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेशन, सही है। वो कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। हमारे पास एक बॉडी है वो वाइब्रेट कर रही है, और जब वो अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेती है तो तब वो क्या कहलाती है, वो उसकी एक वाइब्रेशन कहलाती है। इसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है। अब क्या क्या इसको हमने क्या क्या मूव करवाया, तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, एक्सट्रीम से ये फिर गया मीन की तरफ, और मीन से ये फिर गया एक्सट्रीम की तरफ, और एक्सट्रीम से ये फिर आया मीन की तरफ, सही है। अब जब वो एक्सट्रीम की तरफ गया और एक्सट्रीम से फिर आया मीन की तरफ, तो ये उसका एक राउंड ट्रिप पूरा हो गया ना। ये जो उसका राउंड ट्रिप पूरा हो जाएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, तब वो क्या कहलाएगा, उसकी वाइब्रेशन कहलाएगी। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, सही है, वो जहाँ तक आया, ये उसकी मेन पोजीशन है। मीन से आया एक्सट्रीम की तरफ, और एक्सट्रीम से गया फिर मीन की तरफ, और मीन से गया फिर एक्सट्रीम की तरफ, और एक्सट्रीम से फिर आया मीन की तरफ। ये जो उसका चक्कर है, ये जो उसका राउंड है, ये क्या कहलाएगा, उसका उसकी एक वाइब्रेशन कहलाएगी। इसको हम एक वाइब्रेशन काउंट करेंगे। यानी कि वो पहले आया मीन से हट के एक्सट्रीम की तरफ आया, और फिर एक्सट्रीम से गया मीन की तरफ, और मीन से गया फिर एक्सट्रीम की तरफ, और एक्सट्रीम से आया फिर मीन की तरफ, तो वो तब उसकी क्या कहलाएगी, एक वाइब्रेशन कहलाएगी। उसको हम काउंट करेंगे, ये उसकी एक वाइब्रेशन है। इसको समझ लेते हैं। वो कहते हैं द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन टू अपर एक्सट्रीम पोजीशन से, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सही है, मिसाल करें ये एक ऑब्जेक्ट है फर्ज के तौर पर, सही है, मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है। इसको क्या क्या हमने मूव करवाया, वो अपनी मेन पोजीशन से आया एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, सही है, इस तरफ आया। अब हमने क्या क्या, वो अपर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फ्रॉम अपर एक्सट्रीम पोजीशन टू लोअर एक्सट्रीम पोजीशन। अब वो यहाँ से हमारे पास कहाँ जाएगा, लोअर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, सही है। और वहाँ से कहाँ जाएगा, वो बैक टू इट्स मेन पोजीशन, फिर वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ लौट जाएगा। से यहाँ से आया, फिर फिर क्या किया, वो वहाँ गया एक्सट्रीम पोजीशन जो दूसरी है, और फिर वहाँ से वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ जो आएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो होगी उसकी एक वाइब्रेशन, सही है। फिर वो कहते हैं सो अकॉर्डिंग टू फिगर ABCDE शो वन वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हमारे पास फिगर A है, B है, C है, D है और E है, ये क्या शो करेंगे, ये उसकी वन वाइब्रेशन शो करेंगे। इसको हम देख लेते हैं पिक्चर में। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने क्या, वो अपनी पहले ना मेन पोजीशन पे था जो कि उसकी ए है, ये क्या है, उसकी मेन पोजीशन, और उसने ए से किया वो बी की तरफ जो कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और एक्सट्रीम से आएगा वो फिर मेन की तरफ जो कि उसकी सी है, और जो उसकी सी है ये तो मेन पोजीशन है, और मेन पोजीशन से फिर वो आएगा एक्सट्रीम की तरफ जो कि उसकी डी है, और सही है, और डी से वो फिर जाएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ जो कि हमारे पास क्या है, ई है। यानी कि यहाँ से गया इस तरफ, ठीक है, और यहाँ से आया फिर इस तरफ हमारे पास, सही है, मीन की तरफ आया, और मीन से फिर वो उसकी जो मीन पोजीशन एक्सट्रीम है वो उसकी तरफ गया मीन से, और एक्सट्रीम से फिर वो मीन की तरफ गया। सही है, ये जो उसका एक राउंड होगा, ये क्या कहलाएगा, उसका वन वाइब्रेशन कहलाएगी। सही है, इसको बोलते हैं ये उसकी एक वाइब्रेशन है। उम्मीद है जी आपको वाइब्रेशन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। वो कहते हैं टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि हमारे पास एक जो वाइब्रेशन हुई उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, जो टाइम रिक्वायर्ड है वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इसके यूनिट्स आप लोग भी जानते हैं, सेकेंड है। सही है, इसको हम समझते हैं किस तरीके से, इसको हम इस पिक्चर में ना समझ लेते हैं। ये देखें, ये जो ए है यहाँ पे, सही है, आपको नज़र आ रहा है कि ये उसकी क्या है, मेन पोजीशन, और मेन से वो कहाँ गया, एक्सट्रीम की तरफ, एक्सट्रीम से वो फिर आया मेन की तरफ, सही है, यहाँ से मेन की तरफ, और मेन से गया फिर वो एक्सट्रीम की तरफ, और एक्सट्रीम से गया वो फिर मेन की तरफ, और इस दौरान इसको जो भी टाइम लगेगा, सही है, पहले मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाने में, एक्सट्रीम से फिर मेन की तरफ आने में, और मेन से फिर एक्सट्रीम की तरफ आने में, और फिर एक्सट्रीम से मेन की तरफ आने में, ये उसको जो टाइम लगेगा उस टाइम को बोलेंगे ये हमारे पास टाइम पीरियड है। सही है, उस एक वाइब्रेशन के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम भी रिक्वायर्ड होता है एक वाइब्रेशन के लिए, वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड।
फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। वो कहते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड बाय द बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सही है, इसको हम समझ लेते हैं। एक हमारे पास बॉडी है, सही है, वो 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन कंप्लीट करती है। सही है, जितनी भी वो 1 सेकेंड में वाइब्रेशंस कर लेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर इस पिक्चर में देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है मीन पोजीशन पे। सही है, मीन पे है, मीन से गया वो एक्सट्रीम की तरफ, और एक्सट्रीम से गया वो फिर मीन की तरफ, और मीन से फिर गया वो एक्सट्रीम की तरफ। सही है, और एक्सट्रीम से फिर गया मीन की तरफ, और ये उसका क्या है, वाइब्रेशन है। अब अगर वो 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर अभी उसको 1 सेकेंड मुकम्मल नहीं हुआ, से वो फिर क्या करेगा, एक्सट्रीम पे तो पहुंच गया है, अब एक्सट्रीम से वो फिर मीन की तरफ आएगा, मीन से फिर वो एक्सट्रीम की तरफ आएगा, एक्सट्रीम से फिर मीन की तरफ, मीन से फिर एक्सट्रीम की तरफ। और ये जो जितने भी इस तरीके से फिर मीन से एक्सट्रीम की तरफ, एक्सट्रीम से फिर मीन की तरफ, मीन से फिर एक्सट्रीम की तरफ, और फिर वो मीन की तरफ। और अब उसने कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिए हैं, 3 कर लिए हैं। तो वो जो 3 वाइब्रेशंस उसने कंप्लीट की हैं वो उसकी क्या कहलाएंगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। यानी कि 1 सेकंड के अंदर टाइम 1 सेकंड ही होना चाहिए। 1 सेकंड के अंदर मिसाल के तौर पर उसने 3 जो वाइब्रेशंस है वो कंप्लीट कर ली। यानी कि एक बार मीन से एक्सट्रीम की तरफ आया, एक्सट्रीम से फिर मीन की तरफ, मीन से फिर एक्सट्रीम की तरफ, और एक्सट्रीम से फिर मीन की तरफ, ये एक वाइब्रेशन होगी। इसी तरीके से उसने 3 वाइब्रेशन 1 सेकंड के अंदर मुकम्मल कर ली, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी कहलाएगी, ये उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। सही है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सही है, जितनी भी वाइब्रेशंस होंगी 1 सेकंड के अंदर वो उसकी क्या कहलाएंगी, फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम। सही है, ये जो रेसिप्रोकल होता है ये टाइम का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे टी है। सही है, ये रेसिप्रोकल किस चीज़ का होता है, टाइम पीरियड का। सही है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ, इसको एफ स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्स, इसके जो यूनिट्स हैं ये हर्ट्स हैं। आर वेब पर सेकंड। सही है, या तो इसके यूनिट वेब पर सेकंड है, और साइकिल पर साइकिल भी हैं, पर सेकंड भी हैं, ये इसके यूनिट्स हैं। सही है, फिर वो बात करते हैं एफ इज इक्वल टू 1/t। हमने कहा है ना कि ये रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। अब हम क्या करेंगे, टी को इस तरफ ले जाएंगे। सही है, जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एफ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू 1। वो फिर कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इक्वल्स 1। यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का वो क्या होगा, 1 आएगा, जो कि यहाँ पे भी आप लोगों को शो हो रहा है, जो हमारे पास 1 आया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो कहते हैं इफ़ टी कैपिटल इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि एक बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका टाइम पीरियड जो है वो टी है, टी कैपिटल है। सही है, जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओमेगा यूज़ करते हैं। तो उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो होगी हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। सही है, इस तरीके से होगी हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। सी, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2π/1/t। अब हमने बात की थी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो रेसिप्रोकल है किस चीज़ का, बोला, टाइम पीरियड का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे एफ लिख सकते हैं ना। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इस तरीके से होगी 2π फ्रीक्वेंसी। सही है, ये हमारे पास क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सही है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फिर वो बात कहते हैं बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन। जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, सर्कुलर मोशन की है। सही है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इट प्रोवाइड्स एन इजी मेथड टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन ये जो हमारे पास जहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये क्या प्रोवाइड करती है हमें, जब हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन कर रहे हों या तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
डिटरमाइन कर रही हूँ उस बॉडी की जो कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। सही है, ये हमें एक आसान मेथड प्रोवाइड करती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है। सही है, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।